है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना विच इज अकरिंग इन द नेचर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस। तो बिना मैथ का फिजिक्स हम लोग नहीं समझ सकते। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि स्केलर का मतलब ऐसा क्वांटिटी जिससे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा क्वांटिटी जिससे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर में पढ़े हैं ऐसा क्वांटिटी जिसको कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। स्केलर में जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर में पढ़ा होगा हो जा अभी देख नहीं था अपने आप हो जा रहा। और वेक्टर का एग्जांपल है जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे भी हैं जिसको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, स्केलर होता है। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे करंट। करंट को मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। करंट के फ्लो का करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग एम्पियर में नापते हैं और इसका डायरेक्शन होता है हाई वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी में आता है, वेक्टर नहीं है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोल के वेक्टर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। दूसरा एग्जांपल है हीट का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। इसको भी मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम लोग कैलोरी में या जूल में नापते हैं। इसको भी डायरेक्शन होता है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करता है। तो हीट को भी मैग्नीट्यूड है, करंट को भी मैग्नीट्यूड है और इन दोनों का डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलना ही सफिशिएंट नहीं होता है वेक्टर के लिए। इसलिए अब 11th क्लास में वेक्टर के लिए क्या डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, एक चीज और इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐसा क्वांटिटी जिसको कि मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो and which obeys laws of vectors, laws of vectors। वेक्टर के कुछ लॉज हैं, लॉज में 2-3 लॉज हैं जो पढ़ेंगे आप। क्या क्या लॉज हैं? वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के कुछ लॉज हैं, उसमें क्या क्या हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो अभी आपको नहीं मालूम। फिर पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। देन पॉलीगन लॉ है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करेगा, पैरेललोग्राम को भी फॉलो करेगा, पॉलीगन लॉ को भी फॉलो करेगा। अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो एक लॉ को फॉलो करेगा और दूसरे को नहीं करेगा, ऐसा नहीं। जब भी फॉलो करेगा सारे लॉज को फॉलो करेगा। कोई भी 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन मैंने लिया हुआ है, यदि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे कोई 2 पॉइंट लिया गया P एंड Q। तो P से Q तक का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये इस लाइन का एक हिस्सा है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट मतलब PQ जब भी लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ लाइन सेगमेंट, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, P से Q तक की लंबाई कितनी है। अब अगर इस लाइन सेगमेंट पे एक एरो डाल दिया जाए, देखिए ये PQ ही है, लेकिन इस पे अगर एक एरो डाल दें तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और फिजिक्स में कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज वेक्टर। तो इस ये अब वेक्टर क्वांटिटी बन गया। लाइन सेगमेंट का मतलब सिर्फ PQ की लंबाई, कोई स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब वेक्टर। इसको लिखते कैसे हैं, PQ लिख के उसके ऊपर ऐसा एक एरो डाल देते हैं। ये जो एरो बना हुआ है ये इसका टेल कहलाता है, और जहां ये एरो खत्म हुआ ये पॉइंट हेड कहलाता है। तो जब भी वेक्टर को लिखा जाता है, जहां से स्टार्ट हुआ, P से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ P से स्टार्ट हुआ, Q पे खत्म हुआ तो Q पे खत्म हुआ। यानी ये जो हो गया P से Q तक, इसको लिखते हैं हम लोग वेक्टर PQ, और इसको पढ़ते हैं वेक्टर PQ। तो कोई भी वेक्टर को दिखाने का यही तरीका है कि जो भी वेक्टर है उसके ऊपर एक एरो साइन डालना है। मान लीजिए ऐसा कोई वेक्टर है AB, और ऐसा ऐसा साइन डाल दिया। ये एरो कहीं पे भी डाला जा सकता है, A और B के बीच में कहीं भी। ये एरो P और Q के बीच में कहीं भी डाला जा सकता है। तो ये वेक्टर AB हो गया, तो AB लिख के उसके ऊपर वेक्टर साइन डाल दीजिए। मान लीजिए कि ये PQ ही है, लेकिन एरो मैंने उल्टा कर दिया, तो टेल अब यहाँ हो गया और हेड यहाँ हो गया। तो इस वेक्टर को लिखेंगे QP वेक्टर। क्यों, Q से स्टार्ट हुआ है, P पे खत्म हुआ है, इसलिए QP वेक्टर हो गया। इन दोनों वेक्टर में क्या संबंध है, ये वेक्टर है राइट साइड में, इसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, लाइन सेगमेंट के बराबर, इसके बराबर, इसका वैल्यू कितना है तो इसके बराबर, और डायरेक्शन कितना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। QP वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन इसका लंबाई और इसका लंबाई, वेक्टर PQ का लंबाई दोनों बराबर। तो वेक्टर PQ है और QP है, देखिए ये है वेक्टर PQ और ये है वेक्टर QP, दोनों में एरो उल्टा पड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में एक माइनस साइन अगर डाल दें तो दोनों बराबर हो जाता है। माइनस साइन डालने से ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट साइड वो उल्टा हो जाएगा। माइनस साइन से सिर्फ डायरेक्शन पलटता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि QP वेक्टर बराबर माइनस ऑफ PQ वेक्टर, मतलब QP वेक्टर PQ वेक्टर का जस्ट उल्टा है। इसका मतलब हुआ कि PQ वेक्टर QP वेक्टर का जस्ट उल्टा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे दिखाते हैं यहाँ पे समझिए। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यहाँ देखिए PQ वेक्टर है, ये PQ वेक्टर। PQ वेक्टर लिखने के बाद इसके ऊपर ऐसा सिंबल डाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। 9th-10th क्लास में आप लोग मॉडुलस पढ़ते हैं, जैसे -4 है, मॉडुलस ऐसा ले लिया, इसकी वैल्यू 4 हो जाती है, इसको पढ़ते हैं हम लोग मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सिंबल जो है मॉडुलस का सिंबल है। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये PQ के बराबर होगा। इस वेक्टर की लंबाई इस लाइन सेगमेंट के लंबाई के बराबर है, ये मतलब होता है। PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि इस PQ वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो PQ के बराबर, PQ का मतलब हुआ इस लाइन सेगमेंट का वैल्यू, इसका लेंथ। अब देखा जाए तो QP वेक्टर ये है, इसका भी लंबाई उसी के बराबर। तो QP वेक्टर के ऊपर मॉडुलस साइन डाल दें तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर QP। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर QP का मतलब सिर्फ QP। जब भी मैग्नीट्यूड लिखना होता है तो वेक्टर सिंबल हटा लीजिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है तो इसके ऊपर का जो एरो साइन है वो हटा दिया। अब PQ का मैग्नीट्यूड
ऐसे लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, और उसके बदले ऐसे लिख दिया, उसका मतलब भी, इन दोनों का मतलब सेम होता है। सिमिलरली इसका और इसका मतलब सेम होता है। अब ये समझ में आ गया कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसका लेंथ और क्यूपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर। साथ ही साथ क्यूपी इज इक्वल टू माइनस पी क्यू, तो माइनस साइन से सिर्फ एरो चेंज होता है, एरो उल्टा हो जाता है, लंबाई चेंज नहीं होती। इसलिए माइनस पी क्यू का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यूपी का मैग्नीट्यूड ये चारों बराबर होगा। पी क्यू के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में माइनस पी क्यू होगा, क्यूपी के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में माइनस क्यूपी होगा, सब का मॉडुलस बराबर ही होगा एंड इट इज इक्वल टू पी क्यू। पी से क्यू तक का जो लंबाई है उसके बराबर हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ये तीन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और हम लोगों को क्या करके दिखाना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना है, इन तीनों वेक्टर को जोड़ के दिखाना है। तो तीनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा जिसको कि आर लिख रहे हैं। आर को हम लोग पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। यानी इन तीन वेक्टर को जोड़ने से जो कुछ भी मिला एक नया वेक्टर, उसका नाम हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है, जैसा यहाँ देखिए समझिए। पहला नंबर पे है वेक्टर ए, तो ऐसा हम लोग एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये ओरिजिन दिखा देते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो वेक्टर है उस वेक्टर का टेल ओरिजिन पे ले आते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि इसका लंबाई नहीं चेंज होना चाहिए और इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। एक तरीके से इसको यहाँ से काट के और यहाँ पेस्ट कर देना होता है, कट पेस्ट करना है। देखिए बिल्कुल उसी के पैरेलल यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया। इसका ये टेल था, टेल ओरिजिन पे आ जाना चाहिए और ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो इसका था ये एंगल वो चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेक्टर है। फिर सेकंड नंबर पे जो वेक्टर है उस वेक्टर का टेल पहले वाले वेक्टर के हेड पे आएगा। तो सेकंड नंबर पे वेक्टर है वेक्टर बी। देखिए इसका टेल यहाँ है, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर देना ऐसे। दिस इज नाउ वेक्टर बी। सिमिलरली अब बी के बाद सी है, तो सी का टेल बी के हेड पे आएगा, इसका टेल यहाँ पे, तो इसको यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ये ऐसा हो गया। तो वेक्टर ए में बी को ऐड किया, बी में सी को ऐड किया, तो ओरिजिन से फाइनल वाला वेक्टर, लास्ट वाले वेक्टर, ओरिजिन और लास्ट वाले वेक्टर का हेड को मिला दिया जाए, ये ऐसा दिखेगा। इसी वेक्टर को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। फाइनली ओरिजिन और फाइनल वेक्टर के हेड को मिलाने वाला लाइन ये, और एरो का डायरेक्शन रहेगा ओरिजिन से फाइनल वेक्टर के हेड की तरफ। इसी वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। ये पॉइंट मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है। तो ओसी वेक्टर जो ओरिजिन और फाइनल वेक्टर के हेड को मिला रहा है, इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली मान लीजिए ऐसा शो करना हो, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो, सपोज वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर ए, मतलब मैंने ऑर्डर इधर उधर कर दिया, पहले बी कर दिया, फिर सी कर दिया, फिर ए कर दिया, तो फिर से एक नया वेक्टर मिलेगा। मान लीजिए कि उस वेक्टर का नाम है R1। इस तरीके से अगर जोड़ना होगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे और क्या आएगा रिजल्ट, लेट अस सी। अगेन यहाँ ओरिजिन बनाएंगे, तो पहला नंबर पे जो वेक्टर आया है वह वेक्टर बी ए रहा। वेक्टर बी का टेल ओरिजिन पे लाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज वेक्टर बी। बी के बाद आ रहा है सी, सी वेक्टर यहाँ है और इसका टेल यहाँ है, तो सी का टेल इसके हेड पे रखेंगे, ऐसा दिखेगा, दिस इज वेक्टर सी। इसके बाद है वेक्टर ए, ये देखिए वेक्टर ए,
वेक्टर ए का टेल यहाँ, इसके टेल को इसके हेड पे रख देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। दिस इज वेक्टर ए, तो ये फाइनल वेक्टर का हेड हो गया। अब ओरिजिन को फाइनल वेक्टर के हेड से मिला देंगे। देखिए मान लीजिए ये है पॉइंट ए, ये बी और ये सी। अगेन ओसी वेक्टर इज वेक्टर R1। ओरिजिन को फाइनल वेक्टर के हेड से मिलाने वाला जो लाइन होता है वही फाइनल वेक्टर होता है। आप ये दोनों डायग्राम में देखिए, यहाँ a प्लस बी प्लस सी था, यहाँ b प्लस सी प्लस ए है, लेकिन ओसी वेक्टर है, ये वेक्टर R है और ये है वेक्टर R1। R और R1 बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। अगर हम लोग स्केल से नाप के करेंगे तो वेक्टर R और R1 बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। इसलिए डायग्राम में भी देखिए R ये है, R1 ये है, दोनों सेम दिख रहा है। इस दोनों डायग्राम से ये पता चलता है कि A प्लस बी प्लस सी एंड बी प्लस सी प्लस ए, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर चेंज करने से भी वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस जैसे 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लॉ को हम लोग, दोनों का वैल्यू 5 ही होता है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब बाय चेंजिंग ऑर्डर वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। वेक्टर में भी ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव इन नेचर यानी वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। बताइए जल्दी। अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ देखो, वेक्टर ए पहले आएगा, ये रहा वेक्टर ए, ये है, दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी इधर है तो माइनस बी इधर हो जाएगा, ये दिस इज माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का टेल यहाँ पे, तो इस जगह पे माइनस बी वेक्टर का टेल डालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, दिस इज माइनस बी वेक्टर। उसके बाद है वेक्टर सी। देखिए यहाँ वेक्टर सी, सी का टेल यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा वेक्टर सी का टेल ऐसे, दिस इज वेक्टर सी। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर R2 डायग्राम में दिखाना। देखिए तो ओरिजिन को फाइनल हेड से मिला देंगे ऐसे बाय अ डॉटेड लाइन ऐसे, दिस पॉइंट इज ए बी सी, तो यही हो गया R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। इस तरीके से, इसी तरीके से एक आपको मैं करने के लिए दे रहा हूं। सपोज वी हैव टू फाइंड R3 वेक्टर, बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए वेक्टर C माइनस बी माइनस ए is a new vector R3. This you have to draw resultant vector R3 similar to this, जैसे मैंने ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, प्लस हो या माइनस हो। जैसे यहाँ माइनस बी चाहिए, दिस इज माइनस बी, माइनस ए चाहिए, ए इधर है तो माइनस ए ठीक इसका उल्टा होगा। जिस तरीके से मैंने ये ग्राफिकली ऐड करके दिखाया आपको, बिल्कुल इसी तरीके से R3 वेक्टर डायग्राम में आप लोग बना के दिखाइए। अभी मैं वेट करता हूँ। देखिए फोर्थ में कैसा होगा। यहाँ पे पहले है वेक्टर सी। वेक्टर सी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका टेल ओरिजिन पे ले आते हैं। ये रहा वेक्टर सी। वेक्टर सी के बाद है माइनस बी, माइनस बी ये रहा।
टेल यहाँ, तो माइनस बी को यहां से यहां लाएंगे, दिस इज माइनस बी। देन है माइनस ए ये रहा, टेल यहाँ, इसको यहां से लाके यहां रख देंगे, दिस इज माइनस। तो R3 वेक्टर जो होगा ये वाला इस डायग्राम में, ओरिजिन को फाइनल वेक्टर के हेड से ऐसे मिला देंगे। तो दिस बिकेम वेक्टर R3, दिस इज R3 वेक्टर। अगर नेमिंग कर दें A B C, सो R3 वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर। तो R3 डायग्राम में ये दिख रहा है। इस तरीके से ग्राफिकली वेक्टर को हम लोग कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह के एडिशन में अगर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड इन द सिमिलर फैशन। ऐसा नहीं कि हम लोग तीन ही वेक्टर को सिर्फ ऐड कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड। इसी तरीके से जरा आप लोग ये ऐड करके देखिए। सपोज आप लोग को 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी ऐसा करना हो, एंड माइनस सी करना हो। ये करने से हमें मिलता है R4। इसको ऐड करके देखिए कैसा होगा, फिर मैं बताऊं। यू कैन सी इसमें देखिए, सबसे पहले 2a, दिस इज ए, 2a का मतलब इसका दोगुना, माइनस 3b, माइनस बी है, माइनस 3b का मतलब इसका 3 गुना लंबाई। सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाता है इससे। 2 टाइम्स वेक्टर है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स वेक्टर है दिखाएंगे तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि a इतना बड़ा था तो 2a उसका डबल हो जाएगा। उसके बाद है माइनस 3b, माइनस बी ए रहा, माइनस 3b का मतलब b का 3 गुना, कितना बड़ा दिखेगा माइनस 3। यहाँ से यहाँ तक माइनस बी, फिर एक माइनस बी, फिर एक माइनस बी, यहाँ आ गया, दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, देन माइनस सी ऊपर जाएगा, तो डायग्राम अभी भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसा होगा, दिस इज द ओरिजिन 2a, 2 टाइम्स वेक्टर है, ये है 2a, देन माइनस 3b, this is minus 3b, this is point b, then we have vector minus c, c नीचे माइनस c ऊपर, तो इसके ऊपर this is minus c। तो ओरिजिन को फाइनल वेक्टर c से मिला दीजिए, वही हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर R4। So R4 is vector OC, डायग्राम में दिख रहा है। इस तरीके से एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड, और मैग्नीट्यूड कितना भी गुना मल्टीप्लाई करके दिया हुआ हो, तो उसी के हिसाब से उसकी लेंथ चेंज करके हम लोग ऐड या सब। A vector which has no magnitude, नो मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ 0 मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है जिसका कि कुछ पता नहीं, नोबडी नोस कि क्या डायरेक्शन होगा। जब तक वेक्टर की कुछ लंबाई नहीं होगी तब तक आप इस पर डायरेक्शन नहीं लगा पाएंगे। इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, कोई लेंथ ही नहीं है इसके पास, तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे।
तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका कि कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट होता है, मतलब जिसका डायरेक्शन के बारे में किसी को पता नहीं। ऐसा इसलिए इस तरह के वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी वो आप यहाँ समझ सकते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा कि अगर कोई आदमी पॉइंट ए से चलता है इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से और पॉइंट बी पे पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो आदमी ए से बी तक गया और फिर इस रास्ते से घूम के ए पे वापस आ गया, ए से बी पे गया और बी से वापस आ गया, देन नेट डिस्प्लेसमेंट इन द राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है जहां से स्टार्ट किया फिर वहीं पे आ गया, ए से बी पे गया ऐसे, या यहां से ऐसे गया और फिर दूसरे रास्ते से ए पे वापस आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर जीरो लिख के एक वेक्टर साइन डालना होता है। तो ऐसे केसेस में जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो रहा है और वो वेक्टर है तो हमें एक जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए जीरो वेक्टर डिफाइन किया गया है कि whenever any vector has zero magnitude then we need the use of zero vector। यानी जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन पता नहीं होता है, रीजन उसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है।